Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidhwa Parvalganj, and today I am going to start class 7 SST Geography में हम लोग आज चैप्टर नंबर 10 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने वर्ल्ड के बारे में लोकेशन जान लिया था। अब हम लोग द लैंड की बात करेंगे। वर्ल्ड में किस प्रकार की लैंड होती है। द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन ए प्लेट्यू डिसेंडिंग इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। द हाइएस्ट पार्ट इज नोन एज हाई वर्ल्ड. Its elevation ranges between 1200 meter to 1800 meters and ridge called the Witwatersrand runs through the center of the high world. तो वर्ल्ड जो है वे प्लेट्यू पर स्थित है और उसमें जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में स्टेप्स बने हुए हैं। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पार्ट होता है उसे हाई वर्ल्ड कहते हैं। इसका जो एलिवेशन रेंज होता है वो 1200 से 1800 मीटर के बीच में होता है। एक रिज बनाता है जिसे हम लोग विट वाटर रैंड कहते हैं, जो कि हाई वेल्ड के कोर तक फैला हुआ है। द मिडिल वेल्ड रेंजेस इन हाइट फ्रॉम 600 मीटर टू 1200 मीटर्स एंड बिलो इट्स लाइज लो वेल्ड विच रेंजेस फ्रॉम 150 मीटर टू 600 मीटर्स. The Limpopo, the Sabi, the Orange and its tributaries. The Wall are the sum of the rivers that drain the Weld region. Waterfalls and rapids have formed where the rivers drop down the plateau edges. अगर हम मिडिल वेल्ड की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो 600 से 1200 मीटर हाइट है इसकी, और यह लो वेल्ड के नीचे स्थित होता है, जिसका रेंज 150 मीटर से 600 मीटर के बीच होता है। लिम्पोपो और साबी और ऑरेंज जो हैं और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो वॉल जो हैं रिवर से मिलकर वेल्ड रीजन में पहुंचती हैं। वाटरफॉल्स और यहाँ पे बहुत जल्दी आते हैं। इसका कारण जो है प्लेट्यू का जो एज है वो नीचे की तरफ ढलान नुमा है। अब हम बात करेंगे वेल्ड के क्लाइमेट की। ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेट्यू एंड द सराउंडिंग ओशियंस, द वेल्ड enjoys moderate climate. Summers are short, warm, winter are long and cool. Rainfall is low and it takes place mostly in the summer, while the winter remains dry. Droughts occur frequently in the wild. चूँकि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण प्लेट्यू के आसपास का जो एरिया समुद्र से घिरा होने के कारण वेल्ड में क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट होता है। यहाँ का जो समर है वो बहुत छोटा और गर्म होता है। विंटर बहुत लंबा और ठंडा होता है। रेनफॉल यहाँ पे बहुत कम होती हैं। इसके अलावा ये ज़्यादातर यहाँ पे गर्मी पड़ती है, जबकि विंटर जो है, विंटर में जो वेदर होता है, क्लाइमेट, वो ड्राई हो जाता है और वेल्ड में अचानक से ड्रॉट सिचुएशन भी बनता है। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड इज comprised of grasses both tall and short and some bushes. Scattered tree like acacia and marula are found on the higher elevations and along the bank of streams. अगर हम वर्ल्ड की नेचुरल वेजिटेशन की बात करें और वहाँ के जंगली वातावरण की बात करें तो वर्ल्ड का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो वहाँ पे ज़्यादातर घासें पाई जाती हैं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है वो टॉल और शॉर्ट होता है, और कहीं कहीं पे कुछ बुशेस भी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चारों तरफ पेड़ बिखरे होते हैं, जिनमें अकेसिया और मारुला
का जो हाइट है वो काफ़ी ऊंचा होता है और ये स्ट्रीम के लॉन्ग पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ इन द वर्ल्ड इंक्लूड लायन, लेपर्ड, चीताज, जिराफ, ओरिक्स, स्प्रिंगबॉक. Reckless hunting and poaching have greatly reduced their numbers. वर्ल्ड के वाइल्ड लाइफ की अगर बात करें तो यहाँ पे लॉयन, लेपर्ड, चीता, जिराफ, ओरिक्स, स्प्रिंग बॉक्स आदि पाए जाते हैं। यहाँ पे रेकलेस हंटिंग होती है और पोचिंग भी, जिसके कारण एनिमल के जो नंबर हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। The government has set up a number of national parks and sanctuaries to protect the various species of animals. इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क के नंबर और सेंचुरीज़ को बढ़ा दिए हैं ताकि जितने भी डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ हैं वो क्या हों, उस क्षेत्र में प्रोटेक्ट किए जा सकें। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ के नंबर बढ़ा दिए हैं। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर एनिमल रेयरिंग एंड माइनिंग. कैटल रेयरिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द वार्मर एंड वेटर ईस्टर्न पार्ट while sheep are reared in the cooler and drier western part. Dairy product, meat and leather are obtained from cattle. Sheep rearing is very important in high veld. Sheep are raised mainly for the wool. The merino sheep yield fine quality wool. Mohair is obtained from the Angora goat. South Africa is a major producer and exporter of wool in the world. Crop cultivation is not as important in the wild grassland as in the prairies. Low rainfall, occasionally drought and poor soils are hindrance to agriculture. Some farming is practiced in the humid areas where maize is the major crop. The world is rich in the mineral like gold, uranium, diamond, coal and iron ore. Therefore, mining is very important activity in this region. Industries like iron and steel metal products, machinery and railway equipment are common. तो अगर हम ह्यूमन एक्टिविटी की बात करें वेल्ड रीजन में, तो यहाँ का जो मेन व्यवसाय है लोगों का वो एनिमल रियरिंग और माइनिंग है। कहीं कहीं पर कैटल रियरिंग भी की जाती है जो कि वार्मर और वेटर रखती है ईस्टर्न पार्ट को, जबकि शिप से जो रियरिंग होती है वो ठंडे में होती है और ये वेस्टर्न पार्ट में होती है। डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ अवेलेबल हैं। मीट और लेदर प्रोडक्ट भी कैटल से निकाले जाते हैं। शीप रियरिंग भी हाई वेल्ड का इम्पॉर्टेंट है। शीप जो है, शीप से हम लोग वुल निकालते हैं। मेराइनो शीप जो है, जो फाइन क्वालिटी के वुल्स से निकाले जाते हैं। मोहैर जो है वो एंगोरा गोट से प्राप्त किया जाता है। साउथ अफ्रीका में मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर वुल के जो हैं पूरे दुनिया में फेमस हैं। क्रॉप कल्टीवेशन यहाँ का मुख्य व्यवसाय नहीं है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। ड्रॉट सिचुएशन भी कभी कभी आ जाता है। सॉयल भी क्या है, पुअर क्वालिटी का है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी रुकावटें आती हैं। कुछ फार्मिंग एरिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ह्यूमिड एरियाज़ पाए जाते हैं जहाँ पे मेज यहाँ का मेजर क्रॉप है। वेल्ड में मिनरल ज़्यादा पाए जाते हैं जैसे कि गोल्ड, यूरेनियम, डायमंड, कोल और आयरन ओर आदि शामिल हैं। अतः माइनिंग जो है यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो आयरन और स्टील, मेटल प्रोडक्ट, मशीनरी और रेलवे इक्विपमेंट कॉमन है।
अब लास्ट टॉपिक है, नाम है ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़ का। तो देयर इज़ एन एक्सेलेंट नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे इन द वर्ल्ड। द मेजर टाउन ऑल्सो हैव एयर सर्विस बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। द रिवर इन दिस रीजन हाउएवर आर नॉट navigable as they have number of waterfalls and rapid। यहाँ अगर हम बात करें वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे रोड और रेलवे नेटवर्क्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे कई ऐसे मेजर टाउन हैं जहाँ पे एयर सुविधा भी शामिल है, जिनमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों के लिए सर्विसेज अवेलेबल हैं। इस रीजन में अगर हम रिवर की बात करें तो यहाँ पे वाटरफॉल्स बहुत तेज़ी से होता है, यहाँ पे ढेर सारे वाटरफॉल्स भी हैं। जोहान्सबर्ग इज़ द लार्जेस्ट सिटी इन द रीजन। इट इज़ लोकेटेड इन द बिगेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग रीजन in the world and is an important industrial and commercial centers. Pretoria is the administrative capital of South Africa. The mining town of Kimberley is known for its diamond industry. तो जोहान्सबर्ग इस रीजन का सबसे लार्जेस्ट सिटी माना जाता है। यहाँ पे जो गोल्ड का प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में। इसके अलावा यहाँ पे कई इंडस्ट्री और कमर्शियल सेंटर्स भी खोले गए हैं। प्रिटोरिया जो है साउथ अफ्रीका का एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। माइनिंग टाउन जो है किम्बरले के नाम से विख्यात है, जहाँ पे डायमंड इंडस्ट्री पाई गई। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लास्ट में मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का पिक सेंड करूँगा। आई होप आप लोग फेयर कॉपी कंप्लीट कर लेंगे और फाइनल टर्म की तैयारी करते रहेंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।